नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व का बनना का चौथा भाग, जिसमें आप जानेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। आइए शुरुआत करते हैं। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था में पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। और इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध में विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। और इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा मतलब चारों तरफ आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के बीच कराने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण। युद्ध के समय जो है क्या दुर्दशा हुई, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध में जो है 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में जो है केंद्रीय शक्तियाँ थी, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। और इस प्रकार अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो जो है 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। और मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। और इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए जो है उसके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। और यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का जो भयानक पैमाने पर जो इस्तेमाल किया गया, और ये सभी चीज़ें जो है आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। और इस युद्ध के लिए जो है दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उनके ही विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों पर भर भर कर जो है युद्ध के मोर्चे पर लाया जा रहा था। और इस युद्ध में जो है मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची गई थी और उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना जो कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। तो छात्रों, ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो है, ये देखिए बम का हथियार जहाँ पर बारूद तैयार किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हथियार के फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूरों को दिखाया गया है। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में जो है मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। और इस महाविनाश के कारण जो है यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। सब तो युद्ध में मर गए थे। और परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद जो है परिवारों की आय भी गिर गई थी। और इस प्रकार युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे थे तो औरतें जो है उनके कामों को जो है औरतें संभालने के लिए जो है घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक जो है केवल मर्दों का ही काम माना जाता था, वो काम औरत लोग करने लगी। और युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच जो है आर्थिक संबंध टूट गए और अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध ने जो है अमेरिका को कर्जदार देश की बजाय जो है कर्ज देने वाला देश बना दिया। एक समय कर्जदार देश था, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वह कर्जदाता देश बन गया। इन सब देशों को जो कर्जा देने लगा
और कहने का यह आशय है कि युद्ध के बाद जो है दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। और इस प्रकार जो है युद्ध के समय जो है कुछ सुधार भी हुआ। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को जो पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ था। और युद्ध से जो है पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और युद्ध के बाद जो है सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय जो है भारत और जापान में जो है उद्योग विकसित होने लगे थे और युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था और अब उसे जापान से भी जो है मुकाबला करना था। सो अलग और युद्ध के खर्चे भी जो है भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ था कि युद्ध खत्म होने तक जो है ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था और युद्ध के कारण आर्थिक उत्साह का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में जो है भारी इजाफा हुआ था। पर इस जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल के जो है शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने जो है भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी जो है कटौती शुरू कर दिया था ताकि शांतिकालीन करों से जो सारे ही जो उसकी भरपाई की जा सके। और इन सारे प्रयासों से जो रोजगार भारी तादाद में खत्म हुआ। 1921 में हर 5 में से जो एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। इस प्रकार बहुत सारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी जो संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों के हालात पर भी विचार कीजिए तो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप जो है विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति जो है अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गई और इस प्रकार अनाज की कीमतें गिर गई। ग्रामीण जो है आय जो है कम हो गई और किसान गहरे कर्ज के संकट में फंस गए। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर जो उत्पादन और उपभोग जो है अमेरिका में सुधार की गति जो है तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा हुआ था और युद्ध के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी यह झटका लगा। लेकिन 20 के दशक के जो है शुरुआती सालों से ही जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी और 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि बृहत उत्पादन का चलन था। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में जो शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की जो है विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता जो है हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने जो है शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर जो है ट्रेडाइट के अपने एक कारखाने में जो है आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी, जो ही आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए ये कारखाना जो है फैक्ट्री के बाहर बड़ी कतार में जो टी मॉडल की गाड़ियां बनाया जा रहा है, ये देखिए। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में जो है कारखानों में जो है कार के कारखानों में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी और शिकागो के बूचड़ खाने में मारे हुए जानवरों को जो एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और जो उसके दूसरे सिरे पर जो है खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। तो यह देखकर जो है फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी जो है असेंबली लाइन का तरीका जो समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है और असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना और मशीनी ढंग से जो है बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस
बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस तरह रफ्तार से चलती है, और यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए जो है आवश्यक लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में जो है मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने के असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी, और इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार यह बृहद उत्पादक पद्धति से बनी पहली कार थी, और शुरुआत में जो है फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में जो काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार तो किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने तो काम छोड़ दिया, और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वह अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे, और उसके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से जो है फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका अपनाया जाने लगा, और 20 के दशक में जो है यूरोप में भी जो है उनकी नकल भी जो है की जाने लगी, और लगी हुई बृहद उत्पादन पद्धति में जो इंजीनियरिंग आधारित जो है चीज़ों के जो है लागत और कीमत में जो है कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते जो है अब बहुत सारे मजदूर भी जो है कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका जो है 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष में जो है ऊपर जा चुका था। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे, और ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। यानी लोग ये सारी चीज़ें जो है कर्जे पर खरीदते थे, और उसकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी जो है फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में जो इजाफा हुआ। और उल्लेखनीय है कि घरों का जो है निर्माण या खरीदारी भी जो है कर्जे पर ही की जा रही थी। और इस प्रकार 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में जो है आए उछाल से जो अमेरिकी संपन्नता का जो है आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरतों की चीज़ों में जो है निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग की भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए जो है ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। 1923 में जो अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, और वह जो है दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने जो है यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी जो संकट से उबरने में मदद दी, और अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि से जो है दर में काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक जो है कायम नहीं रह पाई। 1929 तक जो आते आते दुनिया एक ऐसी आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने जो है पहले कभी नहीं अनुभव किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया आर्थिक महामंदी में, ये देखिए किस तरह गरीब लोग जो है बैठे हुए हैं, खाली थाली है। महामंदी के दौरान दिखाया गया अप्रवासी जो है मजदूर, खेत से बेघर भूखा परिवार 1936 में। ये देखिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है इस परिवार के पास। तो छात्रों, महामंदी के बारे में आप जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या महामंदी हुई थी। तो आर्थिक महामंदी जो है की शुरुआत जो है 1929 में हुई। परीक्षा में आप लोग का क्वेश्चन भी आएगा कि आर्थिक महामंदी के बारे में एक रिपोर्ट लिखें, या आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं, या ये भी आ सकता है कि भारत में आर्थिक महामंदी के बारे में बताएं। तो
तो 1929 में जो है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई और यह संकट जो है 30 सालों तक चला। इस दौरान दुनिया से ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट की दर्ज की गई थी। और इस मंदी का जो समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादनों की जो है तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कारण कई कारण थे। यह जो है हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों में गिरती कीमतों के कारण जो स्थिति और ख़राब हो गई थी और कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए जो किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बढ़ा सके। और इस प्रकार बाज़ार में जो है कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में जो कृषि उपज पड़ी सड़ने लगे। दूसरा कारण ये था कि 1920 के दशक के मध्य में जो है बहुत सारे देशों से जो है ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकेत मिलते ही जो अमेरिका उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक जो है विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर भीतर जो यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिका कर्ज पर जो है सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उसके सामने जो गहरा संकट का आकर खड़ा हो गया था। तो छात्रों, ये देखिए महामंदी के समय बेरोजगारी लाभ के लिए जो कतार में खड़े हुए लोग हैं, ये देखिए बेरोजगारी लाभ लेने के लिए। तो इस प्रकार देखते हैं, भले ही सब देशों के पास जो है एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन अमेरिका जो है अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से जो है पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। और यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गई। कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह गिर गई। इस झटके से जो ब्रिटिश पाउंड भी जो है नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा जो है शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। और इस फैसले ने तो यह विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ डाली। और औद्योगिक देशों में जो है मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने जो घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उसकी वसूली तेजी कर दी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे और कारोबार ठप हो गई थी। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकाम हो गया, जिसके चलते उसके मकान, कार और सारी ज़रूरती चीज़ें जो है कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में जो है उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी। वह धूल के गुबार की तरह जो है रातों रात काफूर हो गई थी। और बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंक व्यवस्था भी धराशायी हो गई और निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने से कर्जे जो वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक का दिवालिया भी हो गया और बहुत सारे बैंक बंद भी हो गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में जो है डाल देने वाले 1933 तक जो 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच में यह तकरीबन जो है 1,10,000 कंपनियां भी चौपट हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में जो आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिलो दिमाग पर जो है उसकी जो छापी पड़ी वह जल्दी ही मिटने वाली नहीं थी।
तो इस प्रकार छात्रों अब हम आते हैं भारत और भारत में महामंदी। तो यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी और दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की जो है कपकपाहट जो बाकी हिस्सों तक ही पहुंच चुकी थी और जो है उससे दुनिया भर में लोगों को जो है ज़िंदगी, अर्थव्यवस्थाएं जो है और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का जो निर्यातक और तैयार मालों का जो आयातक बन चुका था और महामंदी ने जो भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच में देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी थी तो हमारे भारत देश में भी जो कीमतें नीचे आ गई और 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से साफ इनकार कर दिया था और सबसे बुरी मार जो है उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए जो उपज पैदा करते थे। इस प्रकार बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई और जिन काश्तकारों ने जो दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे लिए थे, उसकी हालत भी जो उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे और इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर जो बंगाल की एक कवि ने लिखा था कि चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पीसकर नौउम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर लाओ और घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। तो इस प्रकार पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए और कर्जे पूरे करने के चक्कर में जो उसकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़मीन जो है सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी और घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के जो है इन्हीं सालों में भारत कीमती जो धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात करने लगा था और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में जो है काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने जो है ब्रिटेन के आर्थिक दशा सुधारने में जो है निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ और 1921 में मंदी अपनी चरम सीमा पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और उसी समय जो है महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुका था। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बाद इसके बावजूद भी जो है शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिसकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बांध बंधाया भाड़ा मिलता था और यह मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। तो छात्रों, आज के वीडियो मेरा आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।